हाँ बेटा, चलिए आज हम लोग न्यूक्लियाई चैप्टर में गामा डीके स्टार्ट करने जा रहे हैं। गामा डीके छोटा सा टॉपिक है, गामा डीके। इसके पहले ऑलरेडी हम लोगों ने अल्फा डीके और बीटा डीके के दोनों टाइप, बीटा पॉजिटिव और बीटा निगेटिव भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग गामा डीके देखते हैं। गामा डीके क्या होता है? गामा डीके गामा जैसे अल्फा बीटा पार्टिकल थे, लेकिन गामा जो है पार्टिकल नहीं है। गामा क्या है? तो गामा एक तरीके से अगर हम बात करें तो ये गामा जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बेटा। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो हम लोगों ने 8 चैप्टर में पढ़ा था। तो ये पार्टिकल नहीं है, इस बात का हमें ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जैसे इस चैप्टर को मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने उसे बताया था कि जब अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जब क्या होते हैं, इमिट होते हैं, तो या तो अल्फा पार्टिकल इमिट होता है या तो बीटा पार्टिकल इमिट होता है। दोनों एक साथ कभी नहीं इमिट होते हैं, लेकिन दोनों के साथ में गामा जो है जरूर इमिट होता है। मतलब अल्फा पार्टिकल इमिट होगा प्लस में गामा होगा, या बीटा पार्टिकल इमिट होगा प्लस में गामा होगा। तो अल्फा और बीटा पार्टिकल के साथ में गामा जरूर आएगा, लेकिन अल्फा और बीटा दोनों एक साथ नहीं आते, दोनों में से कोई एक आता है ऐसे। अब यहाँ पे देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा थियरी टाइप से ही है और आगे जाके थोड़ा सा इसका वो मिलेगा। व्हेन ए न्यूक्लियस इमिट्स अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल, फर्स्ट पॉइंट है व्हेन ए न्यूक्लियस emits अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल, दोनों में से कोई एक ही होगा बेटा। बीटा पार्टिकल, जब दोनों में से कोई एक पार्टिकल क्या होता है, इमिट होता है, इट गेट्स एक्साइटेड टू ए हायर एनर्जी लेवल। इट गेट्स एक्साइटेड टू ए हायर एनर्जी लेवल। जैसे ही अल्फा या बीटा पार्टिकल जब न्यूक्लियस इमिट करता है इन पार्टिकल्स को, तो उसको एक हायर लेवल की एनर्जी गेन होती है। न्यूक्लियस एनर्जी लेवल आर सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल। हाँ बेटा बोलिए। सर साइड में दिख नहीं रहा है? हाँ सर, वो पूरा कवर नहीं हो रहा। ठीक है बेटा, यस सर। ओके। इसका मतलब ये हो गया कि जो हायर एनर्जी लेवल है, न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, वह सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल है। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी लेवल आर, न्यूक्लियर एनर्जी लेवल और सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल, सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल। इसका मतलब समझ लीजिए बेटा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल, न्यूक्लियर एनर्जी लेवल और सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल क्या है? मतलब आप देखें कि जब न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऑर्बिट होते हैं, हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं और हर ऑर्बिट की एनर्जी लेवल अलग अलग होती है, जो उस ऑर्बिट में मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कही जाती है।
तो इसका मतलब ये हो गया कि हर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अलग अलग होंगे, मतलब उनकी एनर्जी लेवल जो है अलग अलग होगी। तो वही बता रहे हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी लेवल जो है इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल के इक्वल होगा, ये इसके बराबर होता है। अब इसके बाद अगला पॉइंट ये हो सकता है कि दिस एक्साइटेड न्यूक्लियस, सेकेंड पॉइंट हम लिख सकते हैं, दिस एक्साइटेड न्यूक्लियस क्या करता है, ट्राइज टू रिटर्न टू इट ग्राउंड स्टेट। क्या करता है, ट्राइज टू रिटर्न इट इन ग्राउंड स्टेट। अभी मैं इसको बना के बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। देखिए क्या होता है कि जब हायर एनर्जी लेवल क्या करता है, हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लिया और अपने हायर एनर्जी लेवल में चला गया, लेकिन जैसे ही हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो वह अनस्टेबल हो जाता है। मतलब ग्राउंड स्टेट में क्या रहता है, वो स्टेबल रहता है, लेकिन एनर्जी को लेकर के जैसे हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो क्या होता है, वो जो है अनस्टेबल हो जाता है। फिर स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए क्या करता है, फिर अपने ग्राउंड स्टेट में आना चाहता है। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि दिस एक्साइटेड न्यूक्लियस ट्राई टू रिटर्न इट इन ग्राउंड स्टेट, लेकिन ग्राउंड स्टेट में जब आता है तो वहां पे कुछ सिनेरियो अलग होता है। उसके पास एक हायर एनर्जी है, फिर जब वो हायर एनर्जी को छोड़ करके जब लोअर एनर्जी में आना चाहता है तो वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। कितना एनर्जी रिलीज करेगा, तो जहां से निकल करके जिस स्टेट में आ रहा है, इन दोनों स्टेट के बीच में कितना एनर्जी गैप है, उस एनर्जी को क्या करता है, वो रिलीज करता है और फिर जाकर के अपने ग्राउंड स्टेट में आता है। तो एक तरीके से हम लोग इसको ये कह सकते हैं, while doing so it emits a higher energetic क्या एनर्जेटिक हायर एनर्जेटिक क्या रिलीज करता है, क्या इमिट करता है, तो हायर एनर्जेटिक रेडिएशन, और वो लगभग कितने के बराबर होता है, तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। हायर एनर्जेटिक रेडिएशन वह क्या करता है, इमिट करता है, हुज फ्रीक्वेंसी इज किसके बराबर होती है बेटा, तो एफ इक्वल टू, उसकी मैं फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूं, एफ इक्वल टू EN2 माइनस EN1 अपान में एच के बराबर होती है। ये फ्रीक्वेंसी होती है उसकी। अब आप ये कहेंगे कि इसमें EN2 EN1 एच क्या है, EN2 क्या है, तो हायर लेवल की एनर्जी है, मतलब जिसमें वो गया था जहां पे अनस्टेबल था। N1 क्या है, EN1 क्या है, तो वो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी लेवल है, और एच क्या है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है बेटा, तो इस फ्रीक्वेंसी की क्या करता है, वह रेडिएशन इमिट करता है जब पार्टिकल हायर एनर्जी लेवल से ग्राउंड लेवल एनर्जी में आता है। तो इसको हम लोग एक तरीके से इस तरह से बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई दो लेवल है, एक लेवल ये है जिसको हम लोग N2 कह सकते हैं, दूसरा लेवल ये है जिसको मैं N1 कहता हूं। तो ये N1 है, ये N2 है। अब कोई पार्टिकल क्या करता है, यहां से एनर्जी को गेन करता है, यहां से मान लीजिए कि ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल एनर्जी कब गेन करेगा, तो देखो बेटा यहां से, यहां पे हमने लिखा है जब अल्फा या बीटा पार्टिकल को क्या करता है, इमिट करता है। मतलब इसमें से या तो अल्फा या बीटा पार्टिकल जब इमिट होगा तो इसको एक हायर एनर्जी मिलती है, और उस हायर एनर्जी को लेकर के यह पार्टिकल जो है चला जाता है कहां पे, ये अपर लेवल में चला जाता है। मतलब ये चला गया इस लेवल में, इस लेवल में वो चला गया। जैसे ही इस लेवल में जाता है तो क्या होता है, वह अनस्टेबल हो जाता है। अच्छा, पहली बात ये कि ये जो है, ये इसको हम ग्राउंड स्टेट कहेंगे, ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट है, और जो ऊपर वाला है ये एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड, ये एक्साइटेड स्टेट है।
ठीक है। तो ग्राउंड लेवल से वह एक्साइटेड स्टेट में कब जा रहे हैं, जब अल्फा या बीटा पार्टिकल को वो क्या करता है, इमिट करता है, और यहाँ पे जाकर के क्या होता है, वो अनस्टेबल हो जाता है, अनस्टेबल, ये अनस्टेबल हो जाता है। अब बेटा फिर क्या होता है कि अब ये अनस्टेबल पार्टिकल फिर अपनी एनर्जी को रिलीज करके अपने ग्राउंड स्टेट में आना चाहता है, यानी को स्टेबल होना चाहता है। तब क्या होगा उस सिचुएशन में फिर ये जैसे N2 था, ये N1 था, अब यहां से क्या करेगा, वह अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा, और अपनी एनर्जी को रिलीज करके, यानी कि दोनों लेवल के बीच का जो डिफरेंस है, एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है, उस एनर्जी को रिलीज करके क्या करेगा कि ये पार्टिकल जो है, यहाँ का जो पार्टिकल है, अब वो पार्टिकल नीचे वाली लेवल में यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आता है, यहाँ से तो ये ऊपर जा गया, लेकिन फिर यहाँ से जब इसमें आता है तो उस सिचुएशन में क्या करता है, यह एनर्जी को इमिट करता है, एनर्जी इमिट, कितना एनर्जी इमिट करेगा बेटा, कितना एनर्जी इमिट करेगा, तो इस रिलेशन से हम देखें, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर एनर्जी इमिट करेगा, एनर्जी ऑफ द हायर लेवल माइनस एनर्जी ऑफ द लोअर लेवल या ग्राउंड लेवल, और इस एच को आप इधर भेज दो, तो ये आपका हो जाएगा En2 माइनस En1, ये जो एनर्जी इमिट होगी, इतनी एनर्जी इमिट होगी, और किसके बराबर होगी, तो HF के बराबर होगी। आया बेटा समझ में, ये समझ में आ गया क्या इतना, बोलो बेटा, इतना समझ में आ गया क्या, हाँ बोलिए सर, रिपीट कर दो सर एक बार, हैं, सर एक बार रिपीट कर दो। क्या नहीं समझ में आया इसमें, समझ में तो आ गया, फिर मैं वापस भूल गया थी जल्दी। ओके। एक सेकंड बेटा, हाँ मैं ये बताना चाह रहा था कि जब न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल को जब इमिट करता है, यानी जब डीके होता है अल्फा या बीटा पार्टिकल का, तो उसमें क्या होता है, एक बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को वह पार्टिकल गेन करके अपने लोअर लेवल से हायर लेवल में चले जाता है। मतलब यहाँ से ये जैसे N1 ये ग्राउंड स्टेट है, और ये वाला जो है एक्साइटेड स्टेट है, मतलब यहाँ से एनर्जी को गेन किया, इसमें चला गया। एनर्जी कितनी, मतलब किस फ्रिक्वेंसी से जो उसमें रेडिएशन होता है, जो एनर्जी आउट होती है, उसको मैं बता रहा हूँ कि एनर्जेटिक रेडिएशन, उसको मैं बोल रहा हूँ। यह एनर्जिक रेडिएशन कम से कम 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इस एनर्जी को क्या करता है, लेकर के ये यहाँ पर चले जाता है। अब जब ये जैसे ही पोजीशन को, अपने ग्राउंड स्टेट को छोड़ करके एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो उसकी जो स्टेबिलिटी है वह अनस्टेबल हो जाता है, मतलब कि वो स्टेबल नहीं रह पाता है। फिर स्टेबल होने के लिए उसको क्या करना पड़ता है कि ये जो हायर एनर्जी लेवल है, यानी कि एक्साइटेड स्टेट है, उसको छोड़ करके फिर ग्राउंड स्टेट में आना है। तो ग्राउंड स्टेट में तब आता है क्योंकि इसके पास तो एक बहुत ज्यादा एनर्जी है, यहाँ की एनर्जी कम है, तो ये पार्टिकल इस लेवल में तभी आ पाएगा जब इस पार्टिकल की एनर्जी लेवल इस स्टेट की एनर्जी लेवल की इक्वल होगी, लेकिन इसके पास एनर्जी ज्यादा है, तो ये अपनी एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा, और अपनी एनर्जी को रिलीज करके तब ये ग्राउंड स्टेट में आता है। तो एनर्जी कितनी इमिट करता है, एनर्जी कितनी वो रिलीज करता है, तो En2 माइनस En1, En2 क्या है, तो एनर्जी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट, इन दोनों का डिफरेंस के बराबर क्या होता है, एनर्जी रिलीज करता है, और वो किसके बराबर होता है, तो 8 इंटू एच के, यानी कि फ्रीक्वेंसी इंटू प्लैंक्स कांस्टेंट के। समझ में आ गया बेटा ये? यस सर। ओके, रफ करो। 1 मिनट सर। हाँ सर, कर दीजिए। यस सर।
अब इसमें हम देखें कि जैसे मान लीजिए कि कोई यह एक न्यूक्लियस है, इससे अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ। तभी हम लोगों ने बात किया था कि या तो न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल निकलेगा या तो बीटा पार्टिकल निकलेगा, लेकिन दोनों के साथ में गामा पार्टिकल, गामा जो रेज होगी वो श्योर क्या होगी, वहां से रिलीज होगी। तो यहां पे क्या हुआ, प्लस में ये एक गामा रेज यहां से रिलीज हुई, इससे ये पैरेंट न्यूक्लियाई से अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ और ये बन गया। ठीक है, अब यहां से क्या हुआ, यहां से फिर गामा रेज निकली और साथ में मतलब कि एक तरीके से एनर्जी निकल गई और फिर कहां पे आ गया, तो ग्राउंड स्टेट पे। मतलब यहां पे देखो बेटा, अल्फा पार्टिकल निकला, एक हायर एनर्जी उसको मिली, उस एनर्जी को उसने फिर अपनी एनर्जी को रिलीज किया, यानी कि अपर स्टेट में गया, एक्साइटेड स्टेट में गया, फिर अपनी एनर्जी को रिलीज किया और एनर्जी को रिलीज करके कहां पे आ गया, तो ग्राउंड स्टेट में आ गया, ग्राउंड स्टेट में आ गया, ग्राउंड स्टेट में आ गया। अब यहां पे हम देखें, अगर मैं मान लेता हूं कि इसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर Z और मास नंबर A है, यहां से गामा रेज को क्या करता है, वो रिलीज करता है। गामा रेज को यहां से अगर वो रिलीज करता है तो उस सिचुएशन में क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, गामा रेज को अगर रिलीज करता है, इमिट करता है, तो इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होगा, बस क्या हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर सेम रह जाएगा, मास नंबर भी सेम रह जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये एक छोटा सा इक्वेशन है गामा डीके के लिए। रफ करो बेटा। यस सर। ओके, यस सर। चलिए अब एक न्यू टॉपिक हम लोग लेते हैं, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। अब ये तो ऑलरेडी हम लोग पहले से पढ़ ही चुके हैं कि रेडियो एक्टिव क्या होता है, रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है। मतलब कि जब अल्फा बीटा पार्टिकल उसमें से रिलीज होता है, इमिट होता है, तो इसको हम लोग रेडियो एक्टिव डीके बोलते हैं। अल्फा के साथ में गामा इमिट होता है, बीटा के साथ में गामा इमिट होता है, तो इसको हम लोग रेडियो एक्टिव डीके कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ लॉज है, उस चीज को हमें देखना है। छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई एक वेसल है और उस वेसल में आपने बहुत सारा न्यूक्लियस ले रखा है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस न्यूक्लियस का डीके कब होगा, तो ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है। वह t=0 से लेकर t=∞ के बीच में कभी भी हो सकता है। मतलब इसका प्रेडिक्शन करना है कि इस न्यूक्लियस का डीके कब होगा, ये हम नहीं बता सकते हैं। समझ में आता गई क्या? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये देखा जाए कि अगर हम कहीं रास्ते पे खड़े हो जाए और रास्ते पे मान लीजिए कि 2-3 रास्ते आकर के मिल रहे हों और आपसे ये पूछा जाए कि आप ये बता दो किस रास्ते से ज्यादा ट्रैफिक आएगी, तो ये बता पाना मुश्किल है। लेकिन इसको बताने के लिए थोड़ा सा हम ऐसा जरूर कर सकते हैं कि अगर 1-2 दिन जाकर के वहां पे खड़े हो जाएं, खड़े होकर के यदि वॉच करें कि किस डायरेक्शन से ट्रैफिक ज्यादा आ रही है, तो थोड़ा सा आप प्रिडिक्शन कर सकते हो कि इस रास्ते से ट्रैफिक ज्यादा आएगी, लेकिन बिल्कुल श्योर नहीं है। थोड़ा सा आप वहां पे एक प्रोबेबिलिटी आप जरूर आप बता सकते हो कि हाँ ऐसा हो सकता है। सेम वैसे ही यहाँ भी है। तो सबसे पहले कुछ 2-3 पॉइंट में इसको मैं लिख रहा हूं। जैसे रेडियो एक्टिव इज ए रैंडम प्रोसेस, या एक रैंडम प्रोसेस है। रेडियो एक्टिव इज ए रैंडम प्रोसेस, यह एक रैंडम प्रोसेस है।
ठीक है। दूसरा पॉइंट ये हम लिख सकते हैं कि ये पार्टिकुलर न्यूक्लियाई कैन डीके एट एनी टाइम बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू इनफाइनाइट। मतलब कोई एक पार्टिकुलर न्यूक्लियस उसका कब डीके होगा ये हमें बता पाना मुश्किल है। हम ये बोल सकते हैं कि t इक्वल टू 0 यानी कि इनिशियल टाइम से लेकर के इनफाइनाइट टाइम के बीच में कभी भी हो सकता है। जैसे आज हो सकता है कि अभी 1 घंटे बाद हो जाए, 10 मिनट बाद हो जाए, 10 सेकंड बाद हो जाए, या मेरी पूरी लाइफ खत्म हो जाए तो डीके ना हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये पार्टिकुलर न्यूक्लियस कैन डीके a particular nucleus can decay at any time between t equal to 0 to t equal to infinite। t equal to 0 का मतलब है इनिशियल, मतलब तुरंत, इस समय से, और t इक्वल टू इनफाइनाइट का मतलब कि अब इनफाइनाइट है, कब होगा वो हमें पता नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट, थर्ड पॉइंट ले रहा हूं मैं, इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट। क्या प्रिडिक्ट करना मुश्किल है? व्हेन ए पार्टिकुलर न्यूक्लियस विल डीके, when a particular nucleus will decay। डीके का एक दूसरा भी नाम है, एक दूसरा भी हम लोग बोल सकते हैं इसमें, डिसइंटीग्रेट। तो कहीं अगर ये वर्ड यूज होता है तो आपको समझ में आना चाहिए कि डिसइंटीग्रेट का मतलब क्या है, कि उसका डीके ही है। तो ये कुछ चीजें ऐसी है जो हमें ये बताती है कि हम किसी भी न्यूक्लियस के डीके के बारे में हम लोग कुछ भी नहीं बता सकते हैं, या एक रैंडम प्रोसेस है, इसका प्रेडिक्शन करना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है एक तरीके से, या t इक्वल टू 0 से लेकर के t इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम के बीच में कभी भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें यहाँ दिया गया है। अब सबसे पहले ये हम देखें कि रदरफोर्ड एंड सोडी conducted experimental study on different kind of the nuclei and gave a statistical law। स्टैटिकल लॉ का मतलब क्या है? जैसे सबसे पहले रदरफोर्ड और सोडी ने ये बताया, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कि अगर मुझे किसी रास्ते पर ये पता करना है, किसी चौराहे पे पता करना है कि किस डायरेक्शन से ट्रैफिक ज्यादा आएगी, तो वहां पे जाकर के 1-2 दिन मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन लेना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा कि पूरे दिन भर में किस डायरेक्शन से ट्रैफिक ज्यादा आ रही है। सेम वैसे ही रदरफोर्ड और सोडी ने इस चीज को बहुत सारे न्यूक्लियस को इकट्ठा किया और उसको वॉच किया और उसमें से देखा कि किस टाइप के न्यूक्लियस कितना उसमें से डीके हो रहा है। तो जस्ट उन्होंने एक स्टैटिकल इंफॉर्मेशन दिया। ये स्टैटिकल क्या दिया? एक डेटा दिया। क्या स्टैटिकल डेटा दिया? उन्होंने ये बताया कि रेट ऑफ डीके जो होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सैंपल होगा। मतलब कि जितना ज्यादा न्यूक्लियस हम अपने पास रखेंगे सैंपल के रूप में, उनको जितना ज्यादा न्यूक्लियस को एक्सपेरिमेंट के रूप में हम देखेंगे कि हाँ हमने इतना न्यूक्लियस इकट्ठा कर लिया, अब इसका डीके कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, उसको मुझे वॉच करना है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जितना ज्यादा न्यूक्लियस हमारे पास होंगे उतना ही ज्यादा डीके होगा। कहने का मतलब ये हो गया कि जो रेट ऑफ डीके है वह नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन सैंपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही है रदरफोर्ड एंड सोडी का एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रदरफोर्ड एंड सोडी। सर सोडी इंडिया का है क्या? हैं? ये इंडियन साइंटिस्ट है। conducted experimental study
experimental study and gave a statistical data। क्या इन्होंने दिया? स्टैटिस्टिकल या स्टैटिस्टिकल लॉ बोल सकते हैं, स्टैटिस्टिकल लॉ बोल लीजिए, स्टैटिस्टिकल लॉ। क्या दिया इन्होंने? इन्होंने बताया कि व्हेन देयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, व्हेन देयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई then rate of decay बोलिए या डिसइंटीग्रेट बोलिए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन सैंपल। जितना ज्यादा न्यूक्लियस को हम सैंपल के रूप में लेंगे उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा? डीके का रेट होगा। ये इन्होंने एक स्टैटिस्टिकल लॉ दिया था। ठीक है बेटा, ये स्टैटिस्टिकल लॉ था रदरफोर्ड एंड सोडी का। अब मान लेते हैं कि लेट इन द टाइम dt, अब एक छोटा सा हम टाइम इंटरवल लेते हैं कि dt टाइम में, एक मिनट का मैं थोड़ा सा ऊपर से रफ कर रहा हूं इसको, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो बेटा, थोड़ा सा ऊपर से रफ करूंगा इसको। यस सर। ठीक है, लेट इन टाइम dt, dt का मतलब क्या है? एक वेरी स्मॉल टाइम है। dn नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके, dn नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके। हमने क्या देखा यहां पे? ये मान लिया कि dt टाइम में अगर dn न्यूक्लियाई का डीके हो रहा है, dn न्यूक्लियाई का डीके हो रहा है, तो देयरफॉर रेट ऑफ डीके इक्वल टू, अभी हम लोगों ने देखा था, देयरफॉर रेट, ये लिखा है ये नीचे, रेट ऑफ डीके इक्वल टू, क्या हम लोगों ने देखा यहाँ पे? तो रेट ऑफ डीके इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अपॉन में टाइम, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की अगर बात करें तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अगर मान लेते हैं कि टोटल n है, तो यहाँ पे रेट ऑफ डीके को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? dn अपॉन में dt, ये dn नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अपॉन में टाइम, तो ये dn क्या है? इतने का डीके हो रहा है, और dt क्या है? तो टाइम है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बराबर होगा बेटा? यहां से तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन सैंपल, देखो रेट ऑफ डीके, तो ये हो गया रेट ऑफ डीके, प्रोपोर्शनल टू किसके है? तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सैंपल। अगर मैं मान लेता हूं कि कैपिटल N न्यूक्लियाई हमने सैंपल के रूप में ले रखा है, तो dn अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू n हो जाएगा। अब यहां बेटा dn अपॉन dt, इसके साथ में एक यहां पे माइनस साइन आएगा। माइनस साइन क्यों आएगा? क्योंकि अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का अगर डीके हो रहा है तो न्यूक्लियस का जो नंबर संख्या होगी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। जिनका डीके नहीं हुआ है, अगर कुछ न्यूक्लियस का डीके होता है तो नहीं डीके होने वाले न्यूक्लियस संख्या क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो वो डिक्रीज को ही हम लोग किससे? निगेटिव साइन से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? देयरफॉर माइनस dn अपॉन dt इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हमने इक्वल टू में चेंज किया और यहाँ पे कांस्टेंट लगाया लेमडा इनटू में n, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे लेमडा क्या है? वेयर लेमडा इज द कांस्टेंट, लेमडा इज ए कांस्टेंट
and it is known as decay constant, इसको हम लोग डीके कांस्टेंट के नाम से जानेंगे। तो आपके सामने एक यहां से क्या मिल गया, एक ये फार्मूला मिल गया, ठीक है बेटा, ये एक फार्मूला मिल गया। अब इसको, अच्छा इसमें n क्या है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस है, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियस है अनडीके, क्या है इसको आप लिख सकते हो नंबर ऑफ न्यूक्लियस अनडीके, मतलब जिनका डीके नहीं हुआ है, अनडीके, इनका डीके नहीं हुआ है, लेमडा कांस्टेंट है और dN अपॉन dt क्या है, तो रेट ऑफ डीके है, ठीक है। अब इसको अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं dN को यहां पे लिखा जा सकता है -dN अपॉन में n इक्वल टू लेमडा इंटू में आ जाएगा dt। डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एक तरीके डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसका सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं, तो इस n को मैं लेफ्ट साइड में लाया, dt को राइट साइड भेज दिया। अब इस दोनों को हम क्या करें, दोनों को इंटीग्रेट कर देते हैं, इन दोनों को इंटीग्रेट कर देते हैं। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे बेटा, मान लीजिए कि ये n है, तो ये नंबर ऑफ न्यूक्लियस है, तो n नॉट से n तक, n नॉट क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस है, और ये क्या है dt समय बाद ये है। यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो कहां से कहां तक, तो 0 से लेकर के t तक, सॉरी हाँ ठीक है बेटा, 0 से लेकर के t तक। इस माइनस साइन को उठा करके इधर भी लगा सकते हैं, तो माइनस साइन को उठाया और यहाँ पे लगा दिया, मैं इस माइनस साइन को मैं इधर भेज दिया हूँ, ठीक है, ये कुछ ऐसा आ गया। आप इसको इंटीग्रेट कर दो बेटा, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में n है, तो 1/n का इंटीग्रेशन log n, तो ये हो जाएगा log ऑफ n, और इसकी लिमिट लगा देंगे n नॉट से लेकर के n तक इक्वल टू माइनस लेमडा बाहर, और t के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, स्मॉल t 0 to t। अब लिमिट ट्रांसफर कर दे बेटा इनमें, तो यहां कितना हो जाएगा log n माइनस log नॉट, ये हो जाएगा आपका log n माइनस log नॉट इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस लेमडा, और अपर लिमिट t हो जाएगा, लोअर लिमिट 0, तो ये हो जाएगा इंटू में t, ये ऐसा बन गया। देयरफॉर log n माइनस log n, ये क्या बन गया बेटा, log n अपॉन में n नॉट बन गया, ये ऐसा हो गया, इक्वल टू माइनस लेमडा इंटू टी। ये आपको लॉगरिथमिक रूप में इसका आपको एक इक्वेशन मिल गया, जिसे हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है बेटा, ये मिल गया। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इस लॉग को हटाएंगे तो ये राइट साइड की जितनी क्वांटिटी है वो e की पावर में चली जाती है, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं n अपॉन में n नॉट इक्वल टू e पावर माइनस लेमडा टी। ये जो फॉर्म है यह इसी सॉल्यूशन का एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, ठीक है बेटा। अब यहाँ से n निकालें तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल N इक्वल टू, तो n नॉट को राइट साइड भेज दो बेटा, तो n नॉट इंटू ई की पावर माइनस लेमडा टी, ये ऐसा आ गया, ये ऐसा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, n जो है यह नंबर ऑफ न्यूक्लियस लेफ्ट विदाउट डीके, मतलब जिनका डीके नहीं हुआ है वो है, और n नॉट क्या है, तो इनिशियल में जितने न्यूक्लियस हमने सैंपल के रूप में लिया था वो है, ई तो एक्सपोनेंट है, लेमडा क्या है डीके कांस्टेंट है, और टी क्या है, तो ये टाइम है, ठीक है बेटा। इतनी बात समझ में आ गई कि आप लोगों को कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है बेटा इसमें? नो सर। ठीक है, अगर इसका ग्राफ प्लॉट किया जाए किसके किसके बीच में, तो n नॉट और t के बीच में, n नॉट और t के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए, यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर देता हूं, इस पे मैं t लेता हूं टाइम, और इस पे लेता हूं n नॉट। n नॉट का मतलब कि
इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस हमने जो सैंपल के रूप में ले रखा है। तो अगर आप यहां पे देखोगे आप तो जो लेमडा है, कहां से हम लोग देख सकते हैं, जो लेमडा है यहां से लेमडा टी के क्या है बेटा, आप यहां पे ध्यान से देखो, लेमडा टी के क्या है, सेंस लेमडा प्रोपोर्शनल टू 1 में टी या टी प्रोपोर्शनल टू 1 लेमडा। मतलब ये हो गया कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेमडा प्रोपोर्शनल टू 1 टी है या टी प्रोपोर्शनल टू 1 लेमडा है, सिर्फ टी को ले लेते हैं, टी प्रोपोर्शनल टू 1 लेमडा। आप यहां से देख सकते हो ये लेमडा ऊपर है, टी जो है डिएमीटर में है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, यानी कि जैसे जैसे हम टाइम को बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये क्या होते जाएगा, ये डिक्रीज होते जाएगा, ये डिक्रीज तो होते जाएगा। तो इसका जो ग्राफ आएगा वह ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा बेटा, ये ग्राफ जो है कुछ इस तरह से आएगा और ऐसे चलता जाएगा। ये कहाँ पे जाकर के ये खत्म होगा, तो पूरी तरह से डीके, यानी कि जितना भी न्यूक्लियस अपने सैंपल के रूप में ले रखा है सारी न्यूक्लियस कब जाकर के ओवर होगी, तो वह इनफाइनाइट पे होगी बेटा। कब होगी, इनफाइनाइट पे होगी, क्योंकि ये तो ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा। अब कब जाकर के सारे न्यूक्लियस जितना अपने सैंपल के रूप में ले रखा था सबका डीके हो जाएगा, तो वह इनफाइनाइट पे होगा। ये समझ में आ गया बेटा, ये समझ में आ गया क्या? ठीक है, तो ये एक तरीके से एक क्या था, ये इनका ग्राफ था, ग्राफ ऑफ एन वर्सेस एस, ऐसा लिख सकते हो, ग्राफ ऑफ एन वर्सेस टी, एन वर्सेस टी। अच्छा, इसमें जो ई है ना, 1/E की वैल्यू भी हम लोग लिख सकते हैं। 1/E इक्वल टू होता है कितना, ये लगभग होता है 0.368, 0.368 के बराबर होती है। तो इस तरीके से बेटा आप लोगों का ये जो गामा डीके था ओवर हो गया है। अब हम लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है हाफ लाइफ साइकिल डीके, हाफ लाइफ साइकिल डीके। बस ये ओवर ही होने वाला है, कोशिश करते हैं कल। ठीक है बेटा।